अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सेल के हवाले से हम देखेंगे कि किस तरह आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे एक्सेल के अंदर। अगर आपकी कंपनी लोन लेती है या फिर लीजेस जो कि IFRS 16 के अंडर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह आप IFRS 9 के अंडर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट के अंदर और फिर आप लॉन्ग टर्म तक स्टे करते हैं उसकी टिल उसकी मेच्योरिटी तक, तो वहाँ पर भी आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना होता है। तो इस तमाम तर सिनेरियो में आप किस तरह से एक ऑटोमेटेड जो है अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। आपकी तमाम तर कैलकुलेशंस मंथ बाय मंथ है या ईयर बाय ईयर है, वो खुद ब खुद परफॉर्म होती रहे। और सेकेंडली हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि अगर हम लीजेस की बात करते हैं तो सम टाइम हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम एक एग्रीड जो अमाउंट है हर इंटरनल के बाद पे कर रहे होते हैं। और इसके अपोजिट केस क्या है कि अगर आप बैंक के पास जाएं और बैंक से लोन लें, बैंक कहता है ये 10,000 20,000 का लोन ले लें और हमें इस 10 ईयर के अंदर आपने वापस करना है, ठीक है, इक्वल पेमेंट के साथ। तो दो डिफरेंट सिनेरियो, एक सिनेरियो में आप एक पेमेंट एग्री कर रहे हैं कि मैं हर मंथ इतनी पेमेंट करूंगा, जबकि इसके ऑपोजिट सिनेरियो में क्या है कि बैंक कहता है ये 20,000 का लोन है, आपने 10 ईयर के अंदर इसको रिफंड करना है पेमेंट। यानी कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये 20 ईयर्स के अंदर या 10 ईयर्स के अंदर जो भी एग्रीड पीरियड है उसके अंदर ये जो अमाउंट है वो नेल हो जाए, ठीक है। तो दोनों को चीज़ देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे कि IFRS 9 क्या है या उसकी कैलकुलेशंस क्या है, या जो आप डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेट अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रीटमेंट होगी, या फिर उसको अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड्स तो फिर आपकी क्या कैलकुलेशंस होंगी, या फिर किस तरह देखेंगे आप। इसी तरह आप डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर तीन डिफरेंट करेक्ट आपके पास सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मॉडरेट। बहरहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि आप एक्सेल के अंदर किस तरह काम करेंगे, ठीक है। हम स्टैंडर्ड के हवाले से नहीं जाएंगे, स्टैंडर्ड क्या कहता है, ठीक है। हम इस हवाले से नहीं जाएंगे कि आपको IFRS 16 किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, या आप वहाँ पे किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। बहरहाल हम तमाम तर स्टैंडर्ड की जो कैलकुलेशंस हैं उनको सामने रखते हुए और मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चीज़ों को देखेंगे किस तरह से आप एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। बहरहाल जो हमारा मेन फोकस होगा वो एक्सेल होगा, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक दैट, ओके। अच्छा, पहला अगर आप यहाँ पर आएँ तो मैं आपको ज़रा एक ट्रायल के तौर पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखें किस तरह से ऑटोमेटेड चीज़ें। लेट्स सपोज मैंने 100,000 का लोन लिया, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो 100,000 के अकॉर्डिंगली मेरी तमाम तर वैल्यूज खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। अच्छा, सेकेंडली लेट्स सपोज मेरा लोन 10% ही, अगर आप कहते हैं 12% करता हूँ तो चीज़ें फिर से चेंज, मैं इसको 10% ही रहने देती हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मेरा ईयर 1 है, तो मैं 1 ईयर करूंगा तो देखें मेरी जो तमाम तर कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 ईयर में चूंकि 12 मंथ, अच्छा मैंने इसको मंथ बाय मंथ कैलकुलेट किया है क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो बैंक से जब मैंने लोन लिया है तो वो जो लोन की अमाउंट है वो मैंने 12 मंथ में बैंक को कंपनी को वापस करनी है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस को इस हिसाब से या फिर मंथ बाय मंथ ब्रेक किया ताकि अगर आपको मंथ बाय मंथ पेमेंट करनी पड़े तो आप मंथ बाय मंथ पेमेंट्स भी कर लें। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लोन को रिड्यूस कर रही है वो भी आप यहाँ पे शो कर दें, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपकी इनकम स्टेटमेंट को हिट करेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो भी आपको यहाँ शो कर दें, ठीक है। और आपने मंथली कितनी पे किया है कैश की फॉर्म में वो भी आप यहाँ पर शो कर दें, ठीक है। तो एक कंप्लीट डिटेल, कैश कितने से क्रेडिट हुआ है, ठीक है, लोन लाइबिलिटी कितने से डेबिट हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से डेबिट हुआ है, तो यानी आपकी कंप्लीट एंट्री मंथ बाय मंथ आपके सामने हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस जो एक्सेल है या फिर इस कैलकुलेशंस को यहाँ पे मैंने शो किया। अच्छा, आप एक चीज़ और देखें, जैसे ही मैं इसको 1 मंथ करता हूँ तो ये बाकी जो सेल्स हैं ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, ये खुद ब खुद ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पर 12, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 2 ईयर्स, ये 24 मंथ तक खुद ब खुद कैलकुलेशन देखें
24 मंथ की कैलकुलेशन इसने ऑटोमेटिकली तमाम तरह कैलकुलेशन खुद ब खुद परफॉर्म कर ली। ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर 3 ईयर्स लिखता हूँ तो मैंने 3 ईयर्स के लिए लोन लिया, तो ये 36 मंथ की कैलकुलेशन इसने परफॉर्म कर ली। लेकिन वही सेल्स हैं, जब मैं इसको 1 ईयर करता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 ईयर कर लेता हूँ। अगर आप नोट करें तो बाकी जो सेल्स हैं वो कलर से ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है। ये आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। अगर कलर नहीं बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलर स्कीम एक यूज़ की है, पर आप इट्स अप टू यू, आपको क्या जो भी आपका कलर कम्बिनेशन हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 4 बॉक्स ही फिल करने हैं। जो भी मैंने लोन लिया है वो मैंने इन 4 बॉक्स में, एक मैंने डेट, किस डेट से मैंने लोन लेना स्टार्ट किया। अगर मैं डेट करता हूँ 1/1/2020, तो ये मेरी तमाम तरह डेट्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो था मेरे लोन की कैलकुलेशंस। अब आ जाते हैं, अगर मैंने लोन लिया और पेमेंट्स बैंक ने कहा कि मुझे इस तरह से आप वापस करें कि आपके जब 12 मंथ्स कंप्लीट हों तो आपकी जो वैल्यू है ना वो नील हो जाए। मैंने ये नहीं एग्री किया कि मैं आपको हर मंथ में 10,000 पे करूँ, कि मैं आपको हर मंथ में 1,000 पे करूँगा। ठीक है। मैंने कोई एग्रीमेंट बैंक के साथ, एक जो टर्म्स होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें मैंने एग्री नहीं किया। बैंक ने कहा कि आप इस तरह से पे करें कि उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड हो जाए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इतनी पे करूँ कि जब 10-12 मंथ कंप्लीट हो तो वो क्या हो जाए, नील हो जाए। तो मैंने पेमेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया, और इतनी पेमेंट्स बनती थी जो मैं हर मंथ बैंक को पे करूँगा। ठीक है। अच्छा, इस तरफ आए तो ये हमारा एक लीजेस को मैंने सामने रखते हुए बनाया कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, मैंने हर मंथ जो है 100,000, या फिर आप इसको 10,000 कह दें। ठीक है। बट वट एवर जो भी अमाउंट आप कह सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा 10% है। ठीक है। जैसे ही 10% करता हूँ तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी जो एनुअल रेंटल है वो 10,000। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर जो मेरी पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर खुद ब खुद 10,000 आपके सामने शो हो रही हैं। अच्छा, मैं इसको ज़रा, इसका साइज यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये मेरी ओपनिंग वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी 10 ईयर्स की, जो कि मैंने जो लीज के एग्रीमेंट किया हुआ 10 ईयर्स का किया हुआ है, और की जो भी प्रेजेंट वैल्यू बनती है, अगर आप देखें तो यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू खुद ब खुद आ चुकी है। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये जो 3 बॉक्स हैं ये लो, ये फिल करने हैं, और आपकी तमाम तर ईयर्स की जो लीजेस की कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगी। जैसे मैं अगर इसको करता हूँ 1 ईयर, तो देखें ये 1 ईयर, तो जैसे मैं इसको करता हूँ 5 ईयर, तो ये 5 ईयर तक चीज़ों को देखें। मेरा ईयर यहाँ से 2020 स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को मेरी फर्स्ट पेमेंट हो रही है, इसी तरह। अच्छा, इस पेमेंट्स को आप इन एडवांस भी कर सकते हैं, एरियर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको एक दफ़ा ये टेबल पे आना आ जाए तो फिर आप एडवांस एरर्स, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपने वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया। ठीक है। या वहाँ पर कौन सी एक्सेल की शॉर्टकट की या फिर फार्मूला यूज़ किया, अगर आपको वो आ जाए तो फिर एडवांस या डिलेट का सिनेरियो, या फिर आप ईयर एंड पे एक जिस तरह से एनआरवी जो है ना एग्रीड करते हैं कि मैं लास्ट ईयर में अगर ये एसेट इतने का सेल नहीं हुआ तो मैं वो पे पेमेंट कर दूंगा, तो वो फिर आपके लिए इशू नहीं होता। ठीक है। तो बहरहाल मेन चीज़ ये है कि आपको कैलकुलेशंस कर, मेन चीज़ ये है कि आपको एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले फार्मूलाज आ जाएं। ठीक है। मैंने ये यहाँ पर 5 ईयर्स किया, तो बाकी तो हम दरअसल क्या हो गए, मैं यहाँ पे 10 ईयर करूँगा तो ये तमाम तरह कैलकुलेशन खुद ब खुद परफॉर्म कर लेगा, और एट द एंड मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू नील हो जाएगी। अच्छा, मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 10,000 की। उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, ये है क्योंकि आपकी इनकम स्टेटमेंट को हिट करेगा, तो आप रेट की फॉर्म भी शो कर सकते हैं, उसको आप अब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू में आप अब्सोल्यूट लें तो भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मेरी जो प्रिंसिपल, जो मेरी लीजेस की जो अमाउंट है, जो कि मैं लीज लाइबिलिटी बुक की हुई है अपने पास, वो उसको जो रिड्यूस कर रही हूँ, मेरे पास ये अमाउंट है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग यहाँ पर आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी ये अमाउंट उठाकर ये यहाँ पर लेकर आया है। ठीक है। ये अमाउंट, ये जो मेरी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू देखिए मैंने कैलकुलेट की है। तो अच्छा, ये तमाम तरह वैल्यूज़ किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और एक्सेल को किस तरह आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी जो कैलकुलेशंस। अच्छा, अगर आप इसको ऑटोमेट करेंगे तो ये जो आपके घंटों का काम है वो, या फिर आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर देगा। ठीक है। तो एक्सेल की ऑटोमेशन आपको काफ़ी हेल्प करती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है। बहरहाल इस एक ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा
कि किस तरह से आप लीजेस के हवाले से, और या फिर आप एग्रीड पेमेंट के साथ, अगर आपने लोन लिया ये फर्स्ट 9 के अंडर, तो किस तरह कैलकुलेशंस करेंगे, या फिर एग्रीड टर्म्स नहीं है और वैसे आपने लोन लिया तो फिर आप किस तरह से एक फिक्स पीरियड के अंदर उसको रिफंड करना है तो किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। बहरहाल इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम भी शो हुई है। ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि आपने जो लीज ली है वो उसकी अमाउंट ही है, उस पर इतना इंटरेस्ट पे किया। तो इस तरह से आप अगर डिसीजन के फेज में हैं तो डिसीजन फेज में भी आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोन मेरे लिए, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, या ये अमाउंट मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं है। क्या करंट कंडीशन में ये जो लोन है 38,000 का, ये जो लोन है मेरे पास, ठीक है, और उस पे आने वाला इंटरेस्ट क्या मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी जो मंथ बाय मंथ यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट, क्या मेरी जो परफॉर्मेंस है क्या इसको हिट करेगा। यानी आप डिसीजन फेज में भी इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं और उस लीज के लिए जाना चाहिए या नहीं, तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बगैर इन चीज़ों को देखते हुए डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, और आपकी जो कंपनी की हेल्थ है में भी कि वो जो डिसीजंस हो वो फ्रूटफुल ना हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में तो आपको वो एक कैश की फॉर्म में आपकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर दे। आपकी जो ऑपरेशंस हैं जहाँ पर आप लिक्विडिटी चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो तो आप उसको तो आप टैकल कर लें, बट मैं भी जो है आपकी डिसीजन लॉन्ग टर्म आपकी परफॉर्मेंस को हिट करेगा। बहरहाल दोबारा आते हैं एक्सेल पे कि किस तरह से आप ये जो टेबल है ऑटोमेटेड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको इसी ये जो कोई वीडियो पार्ट 1 है जिसमें मैंने ओवरऑल इसको एक्सप्लेन किया है, और इसी की पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हम इसको सीखेंगे और पार्ट 2 में हम इसको सीखेंगे किस तरह आप लोन का जो ऑटोमेट ऑटोमेटिक क्या कह सकते हैं आप, ऑटोमेटेड टेबल्स जो हैं या ऑटोमेशन किस तरह कर सकते हैं। और इस तरह पार्ट 3 के अंदर हम फिर लीजेस को देखेंगे कि लीजेस की कैलकुलेशन किस तरह आप कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अच्छा, अगर इंट्री, फिर अगर हमारे पास टाइम होगा और वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 5 to 10 मिनट्स कंप्लीट करूं, अगर इसी टाइम में अगर वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे और इनकम स्टेटमेंट से में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, ठीक है, वो डिप्रिसिएशन या फिर वो चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि वो डिप्रिसिएशन, फिर आपका राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट का कौन सा बनेगा मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये आपका राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट बनेगा, ये आपकी लीज लाइबिलिटी बनेगी, ये आपकी करंट लाइबिलिटी बनेगी, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी, और ये आपके सीयर का इंटरेस्ट बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगा अगर वीडियो कंप्लीट हो गई विद इन 10 मिनट्स तो मैं फिर इन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो लेंथी हुई पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तो मैं फिर इन चीज़ों को अवॉइड करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। मेन चीज़ क्योंकि आपने एक्सेल सीखना है तो आप एक्सेल पे फोकस करें और अपने लिए चीज़ों को ऑटोमेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, जिसमें हम लोन और लीजेस को देखेंगे।